हेलो बच्चों, तो फाइनली वेट ओवर हो गया है और आपने आज बायो का पेपर दे दिया है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। बहुत माइंड ब्लोइंग पेपर आपका गया होगा। और उस चीज को कंफर्म हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये एनालिसिस करके कि देख लेते हैं पेपर कैसा था। वैसे मैंने पेपर देख लिया है और मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो है वो मॉडरेट है, मतलब बैलेंस्ड पेपर बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी रखा ही था और कुछ को स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रखा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली पेपर मतलब सबके लिए है, मतलब एक होता है ना टारगेट ऑडियंस जिसको हम बोले, तो ये सारे ओवरऑल स्टूडेंट सेंट्रिक पेपर हम कह सकते हैं। एक दो क्वेश्चन देखो ट्रिकी, अब बोर्ड का लेवल है भाई, मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो काफी हद तक वो लेवल मेंटेन करते हुए सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाया गया है। ये तो था पेपर कैसा था का आंसर। अब चलिए एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस, एक एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कहां से क्या क्वेश्चन आया है, आंसर्स क्या हो सकते हैं। एक कीवर्ड्स मैं आपको समझा दूंगी, पूरा पूरा आंसर तो हम क्या ही लिखेंगे यहाँ पे। तो कीवर्ड्स जिससे कि आपको भी ध्यान रहे कि आपने क्या क्या अपने जो आंसर में कीवर्ड्स हैं वो डाले होंगे। ठीक है, देख लेते हैं बस वो चीज एक बार, और आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है वो आपका एमसीक्यू का सेक्शन है बच्चों, यू ऑल नो दिस। ठीक है, सो एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है, इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म द सेल्स इन विच n 2n और 3n कंडीशन रिस्पेक्टिवली अकर। तो n तो हो जाता है अपना, यहां पर देखो जाइगोट n नहीं है, ये 2n है, तो ये 2n हो गया। एंडोस्पर्म 3n हो गया, तो ये n 2n और 3n का सीक्वेंस मांग रहा है। तो एंटीपोडल इज n, बट सिनर्जिड्स भी n होता है, ये भी 2n, तो ये सीक्वेंस यहां दिख रहा है मुझे n और एंडोस्पर्म 3n, तो ये आपका आंसर ए आ जाएगा। सिमिलरली आपको नेक्स्ट पूछा गया है, दैट इज ये वाला, जिसमें स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ यंग एंथर। ठीक है, सो यंग एंथर, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, ये कनेक्टिव है। ठीक है, ये आपके पोलन ग्रेन्स है अंदर वाले, और ये आपका जो है वो वॉल है, दैट इज द एंडोथीशियम। सो आप क्या आंसर करेंगे इसका? इसका आंसर हो गया ए कनेक्टिव, बी एंडोथीशियम, सी पोलन ग्रेन। ये बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा आसान पेपर, मतलब क्वेश्चन। अब मुझे तो बच्चों आसान ही लगेगा, आपको भी लगना चाहिए अगर पढ़ा हुआ होगा तो। नेक्स्ट है आपका, सो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों ऑटोसोमल रिसेसिव है? तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया हुआ है। देखो यहाँ पेरेंटल जनरेशन, दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2। तो पेरेंटल जनरेशन में डिजीज है ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में आया तो ऑब्वियसली रिसेसिव हो गया, इससे ये समझ आता है। और देखो ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि मेल फीमेल जो इसके किड्स हैं, जो इसके बच्चे हैं, तो उसमें मेल फीमेल सब अफेक्टेड है। तो यानी कि सेक्स लिंक्ड नहीं है, सेक्स लिंक्ड होता तो कहीं ना कहीं फीमेल का अफेक्टेड होना थोड़ा चांसेस कम था। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर शुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी आसान था, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में हम क्या जानते हैं कि पहला ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के ठीक बाद हो जाएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि उसी के बाद में बनता है प्रोटीन। तो आपका आंसर जो है पी, दिस इज एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन, ये सीक्वेंस कहां है? ये सीक्वेंस यहां दिखा, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस इज ऑप्शन डी। उसके बाद में आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगो डी व्राइस प्रपोज द म्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स। ये सीधा साधा आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में क्लियरली आपके लिखा हुआ है कि हुगो डी व्राइस ने इवनिंग प्राइमरोज पे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड उन्होंने म्यूटेशंस जो है उसी एक्सपेरिमेंट के बाद में प्रपोज किए थे। तो ये सीधा साधा सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। देखो लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस इज योर कर्ड।
ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये आपका ब्रेड, तो ये आपका बी हो गया। एस्परजिलस नाइजर ये करता है, सी का हो जाएगा एसिटिक एसिड, सो दिस इज सी। एंड एस्परजिलस नाइजर वेट इस शुड बी सिट्रिक एसिड, ठीक है। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, तो आपका दिस इज सिट्रिक एसिड, तो ये सी रहेगा, ये आपका डी रहेगा। सो 2A 3C 2A 3C B 2, ये रहा ऑप्शन सी बैठेगा, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया। सो वैसेक्टोमी क्या करता है? वैसेक्टोमी सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म, द पिल inhibits ovulation हो ही गया, condom prevents the sperm reaching cervix and copper T prevent implantation. So A का 3, B का 1, C का 4 and D का 2. So option आपका C यहां पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों फटाफट से। सो आप इसमें देखो यहाँ पर दिस इज पूछा कौन कौन सा है आपसे। ये क्या है? ये आपका ओवम है, ओवम, मोरुला और ब्लास्टुला है। मोरुला आपका ये है और ये आपका ब्लास्टुला है, देख रहे हो कैविटी है यहाँ पर। सो ए ई और जी, सो ए ई जी ये रहा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, नेक्स्ट इज योर कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, BAC और YAC। ये आपने भी क्लियरली पढ़ा है दैट BAC एंड YAC जो है वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दे आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग, क्योंकि वो जो फ्रैगमेंट्स सीक्वेंस एनोटेशन करने के लिए जो फ्रैगमेंट्स कट करते हैं उनको BAC और YAC में ही क्लोनिंग करवाते हैं। तो ये भी इजी सा था बच्चों, ओके। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। आंसर है इसका, रुको एक मिनट। सो टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमंस अकर ड्यू टू, ये तो आंसर सीधा सा है एन्यूप्लॉइडी, बिकॉज टर्नर सिंड्रोम क्या है? XO कंडीशन, ठीक है, जो फीमेल्स में होता है। तो XO कंडीशन में एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, तो एन्यूप्लॉइडी क्यों? बिकॉज इट इज गेन और लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, ओके। सो दैट इज व्हाई हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एन्यूप्लॉइडी। Next is ELISA technique is based on the principle of, ELISA is easily antigen antibody interaction। तो antigen antibody interaction जो है, क्योंकि ELISA is enzyme linked immunosorbent assay, जहां पे जो सस्पेक्ट का मान लो ब्लड है तो उसमें एंटीबॉडी अगर बना हुआ होगा तो किल्ड HIV काइंड ऑफ वो ELISA के वो चिप पे डाल देते हैं। तो इधर HIV डाला यानी एंटीजन, उधर से ब्लड सैंपल डाला जिसमें एंटीबॉडी अगर हुआ तो दोनों मैच कर जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो इट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इसीलिए आंसर बी है इसका। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सिजर्स फॉर इन द कैटेगरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा बच्चों को परेशान करेगा, ओके। बच्चों को इसलिए परेशान करेगा बिकॉज देखो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्लीविंग एंजाइम तो है ही, दूसरा दे एंडोन्यूक्लियस जो है दे फॉल अंडर एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी बिकॉज दे कट इनसाइड द DNA, ये भी है। लेकिन आप वो जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है ना NCERT का, वहां लिखा हुआ सैल्मोनेला से, जब वो बता रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सैल्मोनेला से पहले लिया गया था, तो उस वाले पैराग्राफ में देखना मॉलिक्यूलर सिजर्स लिख के उन्होंने NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर सिजर्स और एक डैश देके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे लिखा हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही बैठेगा। लेकिन ये जो कैटेगरी वर्ड यूज कर दिया है इसकी वजह से ये हो सकता है एंडोन्यूक्लियस। तो आई गेस लेट्स वेट फॉर मार्किंग स्कीम। मुझे लग रहा है कोई बच्चा अगर, क्योंकि ये कैटेगरी वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो कैटेगरी एंडोन्यूक्लियसिस भी हो सकता है, और वैसे जनरली अगर पूछे उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो मॉलिक्यूलर सिजर्स डैश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये आंसर भी इसका जा सकता है। तो इसका हमें देखना पड़ेगा कि आंसर की में क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है वो अलॉट होंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन ये भी अच्छे हैं इस बार।
तो असर्शन रीजन जो है, देखो पहला है प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। एंड प्लाज्मिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अपना जो ए ट्रू आर फॉल्स वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो यहाँ बैठ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट इज A fig species can be pollinated only by its partner wasp। देखो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है, कहीं बाहर से नहीं आया, एनसीईआरटी के पास 2 लाइंस उठा के लिख दिया है। ये भी, the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites। तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है, अब बिकॉज लगाओ कि a given fig species can be pollinated only by its partner wasp because The wasp pollinates the fig inflorescence। कहीं ना कहीं मेरा बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो माई स्ट्रॉन्ग थिंग गोज एज बी, क्योंकि मेरा मतलब बिकॉज द wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying। रीजन तो मतलब दोनों बात तो सही बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बी पे ज्यादा काटा जा रहा है इसका। Similarly, some aquatic ecosystem have inverted biomass pyramid। तो ये तो ट्रू है, बिल्कुल होता है aquatic में। लेकिन दूसरा कह रहा है कि more energy is required by the organism occupying higher trophic level। तो ये गलत है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना एनर्जी जो है वो कम होता है। ठीक है, सो इट शुड बी ए ट्रू आर फॉल्स अगेन। तो सी ऑप्शन है ना अपना, ए ट्रू आर फॉल्स कौन सा है, सी ऑप्शन ही है। Now then, patents are granted by government to an inventor, ये assertion है। reason है patents prevent others from, ये 2 अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि पेटेंट जो है वो गवर्नमेंट को इन्वेंटर को ग्रांट होता है, और पेटेंट जो है वो कमर्शियल यूज ऑफ इन्वेंटर से बचाता है। तो 2 बातें बोल रहा है ना, क्यों पेटेंट इन्वेंटर को ही ग्रांट होता है वो तो सॉल्व नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाई दिस शुड बी बी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एमसीक्यूज जो सॉल्व हो गए सेक्शन ए। अब सेक्शन बी जो है, यहां पर हम सब जानते हैं नेम द फर्स्ट डेवलप्ड ट्रांसजेनिक, तो ये रोजी आंसर है। ओके, एंड एक्सप्लेन द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय इट। सो इसमें क्या है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, याद है ना, ये लिखना है आपको, 2 नंबर का है तो एक एक का है रोजी। एंड इट यहाँ पे लिखना है कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क है 2.4 ग्राम पर लीटर वाला, एंड अल्फा लैक्ट एल्बुमिन तो जरूर से डालना है, ये नहीं डलेगा तो शायद नंबर नहीं मिलेंगे आपको। फाइन, उसके बाद में देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, दैट इज कि ग्राफ देखना है और आपको पूछना है, पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई व्हाट डू दे इंडिकेट एंड गिव सुटेबल रीजन। तो देखो ये वाला जो है x, इसमें ये देखो ये स्टार्टिंग में जो लेवल है यूट्राइन, ये यूट्रस का वो दे रखा है राइट, यहाँ पे देख रहे हो चेंजेस इन द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल इन विमेन x एंड विमेन y, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो ये देखो ये यूट्राइन थिकनिंग जो है नीचे कम है, फिर धीरे धीरे यहाँ तो बढ़ गया और यहाँ कम हो गया, तो यानी कि ये वाली जो है ये तो है प्रेग्नेंट, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल कंटिन्यूड है, और ये वाली जो है ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस फेज के बाद में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है ना। सो अब रीजन, हालांकि नो मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि पहला मेन रीजन तो प्रेगनेंसी है, हो सकता है बाकी इश्यूज भी हो, बट मेन फिलहाल जो आपको लिखना है वो प्रेगनेंसी एंड यहाँ मेंस्ट्रुएशन, ये आंसर आपको मेंशन करना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि सेक्शन जो बी है वहां पे तो हम मेन देख लेंगे की पॉइंट्स की क्या है, सेक्शन बी हो गया, सी डी ई सारे में की पॉइंट्स देख लेंगे। एमसीक्यूज वाज द मेन थिंग जिसको सॉल्व करना जरूरी था, यहाँ पे मैं कीवर्ड्स ऐसे ही की पॉइंट्स बता दूंगी। जैसे ये पूछ रहा है मेंशन एनी 2 वेज बाय व्हिच एचआईवी एंड हेपेटाइटिस, तो 2 वेज क्या है, एक तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड इज and second is blood transfusion, और STD है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हो। देन अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये डिजीजेस एक तो इनक्योरेबल होते हैं, दोनों ही डिजीजेस इनक्योरेबल है, तो जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना इनका वे आउट या इनको फैलना जो है वो
वो स्लो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूछा है कि दे कवर 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज एरियाज कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शंस, एक्सप्लेन। तो बच्चों पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है, तो आपको बताना है ये वाले जो एरिया है स्पीसीज रिचनेस यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी स्पीसीज और एंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म होता है, ये लिखना है आपको। ओके, तो सिंस इन दोनों चीजों को मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बच्चे ने ऑलरेडी लिखा हुआ है श्रीलंका इंडो बर्मा, जहां से पेपर आया है। सो हाँ, ये सही है, जो श्रीलंका इंडो बर्मा एरिया है दैट आर इंडिया में, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये आपको सिर्फ लिखना है, 2 नंबर का है तो 1-1 ईच, एनी 2 यानी हाफ हाफ, तो कोई भी मतलब एक भी लिख के आए हो तो हाफ नंबर मिल जाएगा। ओके, देन कम्स डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन। आसान है, जीएफसी स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स और ये स्टार्ट होता है विथ डेट्रिटस, है ना। एक्वेटिक कुछ भी 2 लिख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल में डेट्रिटस ज्यादा है, एक्वेटिक में ग्रेजिंग ज्यादा है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म तो वही है, कोयल जो है वो क्रो के नेस्ट में एग ले करती है, एंड क्रो एंड कोयल वाला जो इंटरेक्शन है, कुकू, वो लिख सकते हो। ये तो फार्मर्स को भी पता है, वो भी आंसर लिख देते हैं इसका, क्योंकि ये लाइव फिनोमेना सब जानते हैं। सेक्शन सी पे आते हैं, यहां पर तो आसान है, ये मैंने आपको डायग्राम बेस्ड में भी समझाया था और इस साल आ भी गया। देखो तो ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इकोलाई वेक्टर जो है पीबीआर 320, वही आपको सर्कल बनाने हैं और आपको यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे एम्पिसिलिन और अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर शो करने हैं, जो ये पूछा गया है। ठीक है, बैम H1 इस तरफ है, रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इको R1 यहाँ पर है। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर, ORI यहाँ पर, ROP, तो ऐसे करके आपको सारा बना के शो करना है। उसके बाद पूछा है हाउ हैज द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग मेलोडिका एंड इनकॉग्निशिया, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा है। और आरएनए इंटरफेरेंस का क्या सीक्वेंस पूछा है आपको, एक्सप्लेन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस कैसे स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले कहेंगे द डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन सच अ मैनर कि दिस प्रोड्यूस्ड व्हाट, सेंस, एंटीसेंस, आरएनए, सेंस एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है। फिर यहां पर इट गोज एंड बाइंड्स विद द जो मेलोडिगाइन का इसका जो mRNA है, so double stranded RNA is produced which finally goes and binds with the silences the mRNA। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपने लिख लिया ही होगा, आई एम श्योर। नाउ वी गो विथ एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 3 नंबर का है यार, एक्सप्लेन तो 2 ही क्यों दिए हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, मे बी क्योंकि फ्लॉक्स तो देखो बैक्टीरिया और फंगल थ्रेड है। ठीक है, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यहाँ पे फिर बायोगैस प्रोडक्शन, तो हो सकता है एक का 1 नंबर और दूसरे का 2 नंबर, क्योंकि फ्लॉक्स में आप ज्यादा नहीं लिख सकते हो। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जरूर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जब वो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है उससे जो स्लज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड वाला, उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, जहां पर क्योंकि फ्लॉक्स जो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आफ्टर द फ्लॉक्स सेटल डाउन, सो दैट इज सेंट टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, याद है ना, और वहां पर एनारोबिकली फिर बायोगैस बनाया जाता है। तो ये पूरा थोड़ा बताना रहेगा, तो आई थिंक 1+2 होगा शायद। ठीक है, अब ये हुज स्कल्स, ये आसान है, ये ह्यूमन का स्कल है। मैंने ये आपको बोला भी था, ये बेबी चिंपैंजी है, इसके दांत ही नहीं है, देख रहे हो, इसके अच्छे खासे दांत डेवलप्ड हैं, यानी कि अडल्ट चिंपैंजी है, ये है। और इसी में लेकिन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है कि नेम द एप लाइक मैन लाइक प्राइमेट दैट एग्जिस्टेड 1.5 बिलियन इयर्स अगो।
देखो एप लाइक तो ड्रायोपिथेकस होगा, और मैन लाइक जो है, अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इसमें सिंस 1.5 है तो ये होमो इरेक्टस होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे, तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कंट्रोवर्शियल सा है। यहाँ अगर आपने शायद रामापिथेकस भी लिख दिया हो ना, तो आई थिंक वो लिखना वहां 15 मिलियन ईयर्स है, तो ये तो या तो प्रिंटिंग एरर हो सकता है, या फिर ये 1.5 मिलियन सिर्फ इसके लिए हो सकता है, ये एप लाइक के लिए कोई ईयर ही नहीं एप्लीकेबल है। जो भी सीबीएसई कहना चाहता है वो सीबीएसई जाने, मतलब एज इन आप, आई थिंक ये तीनों ही केसेस में मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए, लेट्स होप सो, ठीक है। बट हाँ कंट्रोवर्शियल है। अच्छा ड्रग, ये तो कैनाबिनॉइड्स है, आसान है, इसका यहाँ देख लेते हैं। सो हाउ आर दीज ड्रग्स कंज्यूम्ड, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। सो हाउ आर दे कंज्यूम्ड, क्या लिखेंगे हम, ड्रग्स आर कंज्यूम्ड, ओरल इनहेलेशन भी ले सकते हैं, ओरल एज वेल एज, मतलब मुंह से भी खा सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं। और ये क्या है, ये अफेक्टेड बाय द नेम द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, तो ये कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। ये लिखना है आपको, इतना सा ही लिखने पे सोचो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ओरल इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, ठीक है, इससे मिल जाएगा। सोचो मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, मैं तो सोच रही थी, मैंने आपको सिखाया था कि 3 नंबर के लिए आराम से 2-2 पेज यूज करो, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, आराम से H2L2 फॉर्मूला से बना सकते हैं। केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंड नेम द सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, व्हिच प्रोड्यूस देम, सो बी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स हेल्प करते हैं। ये पूरा लिख देना, छोड़ना मत, तो लिख चुके होंगे अब आप तो। नाउ नेक्स्ट इज a pea plant with purple flower when crossed with a plant with white produced 50 plants with only purple flowers. तो इन्होंने क्या किया, pea plant with purple flower, so a pea plant with purple flower when crossed with a plant with white flowers produce 50. so purple को क्रॉस किया white से, तो इसने दिया 50, क्या दिया, 50 प्लांट्स ओनली पर्पल, यानी कि ये पर्पल आ गए। अब सेल्फ पॉलिनेशन करा, सो 482 पर्पल एंड 162 वाइट, तो 482 डिवाइडेड बाय 162, इसको अगर हम कट करते हैं तो अप्रॉक्स ये आपको दे देगा 3:2, बिकॉज 162 इंटू 3 करो, ये देखो, सो अप्रॉक्स मतलब 482, तो ये ऑलमोस्ट 2.9 समथिंग जा रहा है, तो विच मीन्स दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे करना है, पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के आपको बेसिकली समझा देना है, सिंपल है, ठीक है। बस ये घुमा देते हैं तो ऐसे लगता है, लंबा सा लिख देते हैं तो ऐसे लगता है क्या ही है। अच्छा, सेक्शनल व्यू ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें वेजिटेटिव, जेनरेटिव सेल, ये सब दिखाना है, फाइन। देन आते हैं केस बेस्ड, तो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना भी होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। सो जनरली यूकैरियोटिक सेल, द एवरेज लेंथ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज अबाउट 8000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड 8000 है। RNA product is also so the RNA product of the transcription is also that long, ठीक है, but it only takes 1200 nucleotide from the above RNA product and translate average sized polypeptide of 400 amino acid, तो 1200 न्यूक्लियोटाइड डिवाइडेड बाय हर न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड ट्रिपलेट से होता है, तो 3, तो ये 400, तो ये ठीक तो है, राइट। तो नेम दिस आरएनए प्रोडक्ट, तो ये आरएनए जो प्रोडक्ट है ये आपका हो गया HNRNA, क्यों, क्योंकि HNRNA क्योंकि 8000 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से सिर्फ 1200 न्यूक्लियोटाइड लिया गया है, यानी बीच में क्या है, वो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस जो है इंट्रॉन्स, उनको हटाना हुआ, तो ये HNRNA है, ठीक है। तो एंड मेंशन द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग दिस टाइप ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज, फाइन, ये हो गया। And name and explain the process of RNA molecule transcribed from
Name and explain the process. Explain the process. The RNA molecule transcribed from 8,000 to from 8,000 nucleotide long DNA undergoes to be able to translate. मतलब this is talking about the splicing, capping and ठीक है. So splicing, capping and tailing mention करने से just पहले लिख भी देना कि पहले तो मतलब डिटेल लिख देना, पहले तो लिख देना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये पूछ रहा है 8,000 से 400 अमीनो एसिड बनने तक का आप नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस. तो फिर ट्रांसक्रिप्शन तो बेसिक हो गया, उसके बाद में स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, ये सारा कुछ बताते हुए आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो 400 तक पहुंचा. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया आपका पहला केस बेस्ड. इसका आगे का भी पोर्शन देख लेते हैं. राइट द नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन्वॉल्वड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक में तो बच्चों एक ही है. ओके. एंड यूकैरियोटिक में 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं. ध्यान है. इफ यू रिमेंबर यूकैरियोट में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, 1, 2 एंड 3. तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज टू एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, बाकी के राइबोसोमल और टीआरएनए ये सब तो अलग अलग होते हैं यूकैरियोट्स में. ये तो डिफरेंस था. साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन अपने केस में न्यूक्लियस के अंदर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. 30th कि पॉपुलेशन evolved to maximize their reproductive fitness. ठीक है. Habitat ecology suggests the life history of organism have evolved in relation to constraint imposed by biotic and abiotic. ठीक है. This gets reflected in the population growth pattern. Fine. So study the population growth curve. तो ये पहला वाला तो आपका एक्सपोनेंशियल है और दूसरा वाला है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व्स ए एंड बी. ए वाला तो वो हमने कर ही दिया. बी वाला लॉजिस्टिक है. मेंशन व्हाट डज डॉटेड इन द ग्राफ इंडिकेट. डॉटेड लाइन इंडिकेट कैरिंग कैपेसिटी होगा और क्या. ये रहा. डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है. तो ये हो गया. अब पूछ रहा है ग्रोथ कर्व बी अलो शोज अ डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम ग्रोथ ए. जस्टिफाई गिविंग वन रीजन. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो वो क्या है? रिसोर्सेज अनलिमिटेड के केस में भागता है स्पेशल कंडीशंस में, और ये वाला रियलिस्टिक होता है. यही सारा आपको लिखना है. अब पूछ रहा है सी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू कर्व्स इज मोर रियलिस्टिक. भाई बी वाला है. व्हाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर ये स्टेशनरी हो जाता है. एंड देन विच वन ऑफ द टू कर्व्स रेलेवेंट प्रेजेंट डेज. तो आपको रेलेवेंट रियलिस्टिक कर्व ह्यूमन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमेशा लॉजिस्टिक वाला होगा. सो आपको आंसर लिखना है कर्व बी. ओके. सो ये तो हो गए आपके केस बेस्ड. नाउ वी कम टू द फाइनल सेक्शन ई. यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेजेस ऑफ. इजी है. अब सेक्शन ई 5 मार्क्स का है, इलेबोरेटेड है, तो आपको जस्ट की पॉइंट्स क्या करने हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर ल्यूटल, इसमें आपको ब्लीडिंग फेज एंड ल्यूटल, फॉलिकुलर में फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ल्यूटल में जो कॉर्पस ल्यूटियम का है वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है. And then proper understanding of menstrual cycle can help immensely in family planning. Do you agree? Yes, बिल्कुल agree करते हैं, because natural कई लोग क्या है जो periodic abstinence है यानी कि fertile period के दौरान जो है they don't copulate so that they don't conceive. तो ये natural method of contraception के according आपको यहाँ पर explain करना रहेगा. ठीक है. तो यही आपको यहाँ लिखना है. और ऑप्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मैंने आपको क्लियरली बोला था यही कि आपको एक तो रिप्रोडक्शन, एक जेनेटिक्स और एक में जगल करते हैं. तो इसमें आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो पहले क्यों होता है? बिकॉज जाइगोट नीड्स नरिशमेंट, वो बताना है. एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस यानी एंडोस्पर्म रिटेंशन वाली बात करनी है. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ अ डाइकॉट प्लांट एंड फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो यानी कि वो धीरे धीरे वो जो ग्लोबुलर, हार्ट शेपेड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, वो वाला पूरा दिखाना है विथ स्टार्टिंग डायग्राम जहां पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो वो आपको यहाँ बनाना है. एंड दिस इज 2+3. ठीक है. नेक्स्ट आपको HIV का पूरा साइकिल यहाँ एक्सप्लेन करना है. ये आसान है. और सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब पूरा मलेरिया लाइफ साइकिल आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है. बहुत मतलब इस चैप्टर की तो वैसे ये जान है, हर साल ऑल्टरनेट उस पे आ ही जाता है. तो कैसे ह्यूमन होस्ट में आपको लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीपल फिजन, एंड मॉस्किटो होस्ट के अंदर वो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कैसे स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन में रिलीज हो जाते हैं, हाउ डू दे फ्लरिश देन विथ मल्टीपल फिशन, ये पूरा आपको यहाँ बताना है। और अगर आपने HIV वाला करा होगा तो एज वो डायग्राम के साथ आपको बताना है कि द HIV का जो RNA है वो कैसे हमारे टी सेल हमारे मैक्रोफेजेस में सेल्स में आ जाते हैं, वहां पर वो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, देन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियर DNA हमारा, फिर वो वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। ये आपको ट्रांसलेशन फिगर ये तो पता है ही, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पोलैरिटी पूछा है x और x डैश का, तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, बिकॉज एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 5 to 3। तो ये हो गया। नाउ मेंशन हाउ मेनी मोर अमीनो एसिड्स कैन बी एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड। तो यहां तक का तो ट्रांसलेट हो ही चुका है, लास्ट में UUA है, दिस इज UAA है, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन, तो नो मोर वुड बी एडेड बिकॉज स्टॉप कोडॉन है, ये लिखना है। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, नो मोर। क्यों नो मोर, क्योंकि स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन के आगे नहीं आता है। इनिशिएटिंग कोडॉन फ्रॉम ट्रांसलेशन और एंटी कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन AUG है, तो इसका क्या हो जाएगा, UAC हो जाएगा। अमीनो एसिड्स जो है मिथियोनिन हो गया, ये लिखना है आपको। तो इजी से क्वेश्चन, आधा 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 करके 1.5 इसके हो गए। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो टीआरएनए का चार्जिंग बताना था, दैट इज अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो कैसे एटीपी की मदद से अडेप्टर टीआरएनए मॉलिक्यूल पे अमीनो एसिड को लोड किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो अमीनो असाइलेशन आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो ये भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन था, दिमाग नहीं लगाना था यहाँ पे। सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर क्यों है, बिकॉज आरबीसी जो है वो सिकल शेपेड हो जाता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक बेसिस क्या है, GAG ग्लूटामिक एसिड बिकम्स GUG। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है, वैलिन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और नॉर्मल पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिक चाइल्ड कब मिलेगा, तो यानी कि नॉर्मल पेरेंट्स क्या होंगे, हीट्रोजाइगस होंगे पक्का से। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो चाइल्ड सिकल सेल होगा, तो ये क्रॉस आपको बताना है। तो ये तो हो गया जेनेटिक्स वाला। ठीक है, अब आते हैं, हो गया क्या, अच्छा हाँ हो गया, अरे हो गया। सो मतलब दीज आर द 33 क्वेश्चंस। पेपर आई गेस बहुत ही ओके सा था, बैलेंस था, मॉडरेट था। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रिकी दिमाग लगाने वाले भी थे, लेकिन जनरली ये 5 मार्क वाले तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे से थे। तो आई गेस बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। ये मेरे पास मैं बता दूं सेट 3 है। ओके, सेट 3 मैंने एक्सप्लेन किया है, और सेट 1 और 2 में भी लाइक मोर ऑफ क्वेश्चंस यही वाले होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे तो वो भी हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट दिस वाज योर पेपर एनालिसिस, होप you liked it, and now enjoy. Bye, thank you.